नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन क्लास 12th का ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th में नहीं बल्कि क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास 11th में सबसे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना होता है, वहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई जाती है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। क्लास 12th में रिलेशन के टाइप को पढ़ना होता है और रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th के लिए हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, यानी कि 2 लेक्चर्स हमने बना दिया है, 2 क्लास हमने ले लिया है। आज हम तीसरी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ और जिसमें हम बताएंगे जो बचे हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन थे। जैसे जिसमें आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, उसके बाद एक है क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। इन 2 रिलेशन पे बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको सिमेट्रिक रिलेशन तक बता दिया था और एक एग्जांपल भी बता दिया था। तो आज हम उस सिमेट्रिक रिलेशन आई थिंक 5वां टाइप था या जो भी रहा होगा, उसके बाद आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, सिमेट्रिक तक ही बताए थे या फिर आगे भी हो गया था? तो इक्विवेलेंस बता दिए थे, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं, सिमेट्रिक बता दिए थे, रिफ्लेक्सिव बता दिए थे, आइडेंटिटी बता दिए थे, उसके बाद यूनिवर्सल बताए थे, इम्पटी बताए थे। आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो अगला जो टाइप है शायद 5वां 6ठा नंबर है, शायद 6 नंबर है या जो भी होगा, यहाँ पे ये नंबरिंग गलत हो सकती है, पर रिलेशन का नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में बोलेंगे इसको संक्रामक संबंध। हिंदी में क्या बोला जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है बताते हैं, इसको हम इंक डाल दें। तो ध्यान से सुनिए, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यदि किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग करता हो, ए बी बोलने का मतलब होता है कि यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट होंगे, वो यानी कि उनका ऑर्डर पेयर होगा ए बी। ए अलग दिखता है और बी अलग दिखता है, ए बी लिखने का मतलब यही होगा। यानी कि उस रिलेशन में ए बी बिलोंग करता हो, उसके बाद बी सी बिलोंग करता हो, यानी कि अगर ए बी है रिलेशन में, बी सी है रिलेशन में, तो ए सी भी अगर उस रिलेशन में है तो वो जो रिलेशन होगा वो एक संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे तो हमने बोला क्या कि ए रिलेशन, डेफिनेशन लिख देते हैं, ए रिलेशन इज सेड टू बी, ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक इफ ए बी बिलोंगिंग इन रिलेशन एंड बी सी बिलोंगिंग इन रिलेशन, then ए सी बिलोंगिंग इन रिलेशन आल्सो। मीन्स ए बी उस रिलेशन में होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए, और अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी ज़रूर हो, तो वो जो रिलेशन होगा वो एक संक्रामक रिलेशन होता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, ए बी बी सी क्या है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, यानी कि ए बी बिलोंगिंग इन आर एंड बी सी बिलोंगिंग इन आर। अगर ए बी है देन ए सी, देन तब AC
बिलोंगिंग इन आर होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है, ये होना चाहिए, ऐसा होना ज़रूरी है। तो वो जो रिलेशन होगा तब वह रिलेशन, तब वह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध यानी कि देन रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए एक कोई सेट है ए, 1 2 3। अब इसमें एक रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि ए बी होना चाहिए और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर बी सी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी है वही बी यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ना, बी सी, तो वो दूसरा होगा। तो क्या होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए। अब एक रिलेशन बन गया है, मान लीजिए रिलेशन बना 1 2। रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ये चीज़ आप भूलिएगा मत, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर के लिए। तो 1 2 इस रिलेशन में आया, उसके बाद 2 3 आ गया, उसके बाद अगर 1 3 भी इस रिलेशन में आएगा, 1 और 3, तो ये जो रिलेशन होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखिए। 1 2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, 1 2 मतलब अलग अलग है देखने में ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ए बी है, बी सी के लिए वो ऑर्डर्ड पेयर लिया जाएगा जो किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। याद करिए यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा बी सी, और बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वही बी सी होगा। अगर मान लीजिए एक ही जगह, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 से सिर्फ ये 2 3 यही ऑर्डर पेयर ही 2 से स्टार्ट है, पर इसमें ही ऐसा हो रहा है। आगे कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे जिसमें 2 से और भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट होंगे, और हमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये चेक करना होगा कि अगर 2 से मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि जितने एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या उनके लिए AC है। अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा है तभी वो माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कौन है, 3 है। तो आप देखिए ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब एक ए सी का मतलब क्या हुआ, ए सी का मतलब हुआ ए कितना है 1, सी कितना है 3। तो यदि 1 और 3 इस रिलेशन में आया होगा तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ए सी आया हुआ है, ये आपका था ए और ये आपका बी है। अब बी से शुरू होना चाहिए, तो ये बी है, ये सी। अब ए सी आना चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 1 3 भी इस रिलेशन में आ रहा है। अतः यह जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन ये होगा। अच्छे से बढ़िया से समझिए, आसान है, कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए, तो इसको जो है मिटा के फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो फिर इसको मिटा देते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। तो संक्रामक होने के लिए ए बी बी सी अगर है तो ए सी का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो संक्रामक वाली कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बी सी के लिए कई सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और हमें सब में चेक करना होता है। सब में मुझे चेक करना होगा, अगर सब में ऐसा है तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसके लिए जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन ऑन सेट ए टू ए, वो कुछ इस प्रकार से है। 1 2 है, 2 3 है, फिर उसके बाद 1 3 है, 1 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, फिर 3 2 है, ऐसे ऐसे करके हैं। उसके बाद जो है 3 1 है। अब ये एक रिलेशन बनाया गया है, तो ये किसी भी प्रकार से इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर उस रिलेशन में ए बी है बी सी नहीं है,
यानी कि ए बी, बी सी क्या है, बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर उस रिलेशन में बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि फिर वहाँ पे ए सी चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात आप याद रखे रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए, मुझे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है। तो अगर मान लीजिए आप इसको ए बी बोलते हैं, अगर ये ए रहा, ये बी रहा, तो बी कौन है, दो से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बी सी होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये बी रहा, ये सी रहा। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो क्या आना चाहिए, ए सी कितना है, 1 3 है। इसके लिए जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्वालिफाई हो गया। पर हमने बताया कि आपको प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। ए बी जरूरी नहीं कि पहला ऑर्डर्ड पेयर ही ए बी का काम करे। अब अगर हम ए बी इसको बना देते हैं, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए बी ये है आपका, भाई मुझे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, ये आपका ए बी है। तो बी सी कौन होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन है, ऑर्डर्ड पेयर कौन है, ये है, तो ये बी सी हो जाएगा। तो ये आपका ए बी, अब ये आपका बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ए सी कौन हो, 2,2। अब 2,2 जो है, 2,2 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसके लिए भी 2,2, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2,2 लिख देते, 2,2 लिख देते, तब अगर ये ए बी होता, ये बी सी होगा, तो ये ए सी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो जाता। बट 2 से स्टार्ट होने वाला, अगर मान लीजिए इसको ए और बी बोलते तो ए बी, तो ये भी तो बी सी के लिए तैयार है, क्योंकि बी से वो ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बी से जो दूसरा वाला बी सी के लिए वो ऑर्डर्ड पेयर तैयार होगा जो 2 से शुरू होगा, 2 से ये भी शुरू है। तो क्या होना चाहिए था, अगर ये ए बी होता तो ये बी सी होता, तो 1 2 होना चाहिए था, तो 1 2 नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन लिखा गया है, ये जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए मुझे उस रिलेशन में आए हुए प्रत्येक एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर को ए बी मान के चेक करना पड़ेगा। और हम देखेंगे अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तब हम समझ जाएंगे कि ये जो है ट्रांजिटिविटी के लिए क्वालिफाई है। तो ये जो रिलेशन है वो संक्रामक रिलेशन नहीं है, और किसी भी रिलेशन को संक्रामक नहीं दिखाने के लिए या सिमेट्रिक नहीं दिखाने के लिए केवल एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको हम मिटा ही देते हैं, तो ए बी, तो जब इसको ए बी माने थे तो ये बी सी था, तब तो इसके लिए ये क्वालिफाई था। पर जब हम इसको ए बी मान लिए, इसको ए बी मान लिए, तो बी 3 से शुरू होने वाला बी सी हुआ। पर ए सी के लिए क्या होना चाहिए था, ए सी के लिए 2,2 होना चाहिए था, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2,2 इज नॉट बिलोंगिंग इन रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, यह संक्रामक संबंध नहीं है। ये बात आप अच्छे से नोट करिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है संक्रामक ना होने के लिए, पर संक्रामक होने के लिए मुझे सारे एलिमेंट को चेक करने पड़ेंगे, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर को ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए सी करके चेक करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3। अब इस पर एक रिलेशन बना है ए टू ए रिलेशन बना है, और इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1,1, उसके बाद आ गया 1,2, 1 1 1 2, फिर उसके बाद 2,3, 2,3, फिर 1,3 आ गया। ध्यान से देखते जाइए आप लोग। फिर उसके बाद जो है, हाँ, अब यहाँ से आप मतलब मुझे बताना कि ये जो रिलेशन है वो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो मैं चेक करूँगा एक एक एलिमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर को ए बी बोलता हूँ, तो ये रहा आपका ए रहा आपका बी, तो ए बी ये हो गया, तो ए बी होना चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है, बी सी कौन होगा, बी की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बी सी का काम करेगा। तो बी सी 1 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ध्यान से देखिए। एक ये भी बी सी हो सकता है
और ए भी बी सी हो सकता है। जब ये बी सी होगा तो ए सी के लिए कौन क्वालिफाई होगा, 1,2, 1,2। देखिए जब ये ए बी ये बी सी तो ए सी के लिए 1,2। अब 1,2 दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा भैया, क्यों? क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है और सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप इस बात को ध्यान दिए रहना। तो इसका मतलब है कि 1,2 दोबारा से नहीं लिखूंगा, यही 1,2 ए सी का काम कर जाएगा। इसलिए इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी सी के लिए जो तैयार हैं इनके लिए ए सी भी मौजूद है, इसलिए इन दोनों के लिए तो ये ट्रांजिटिव है। पर अभी आगे भी चेक करेंगे। अब मान लीजिए अगर हम इसको बी सी ना बोल के हम इसको बी सी बोलेंगे तो ए सी के लिए 1 और 3 चाहिए, जो कि इस रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,3 इज़ नॉट बिलोंगिंग इन रिलेशन, सो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा है क्या? अब मान लीजिए अगर इसे मुझे ट्रांजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर जोड़ दे रहा हूँ। तो अच्छा नहीं हाँ, तो एक सेकंड 1 3 नहीं यार, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। अगर ये ए बी हुआ ये बी सी हुआ तो ऑर्डर पेयर क्या चाहिए, ए सी के लिए 1,3 चाहिए। 1,3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए है यार, क्वालिफाई है। ये गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। ये तो वही ऊपर वाला केस बना। तो मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब अगर ये ए बी होगा ये बी सी होगा तो ए सी के लिए 1 और 3 चाहिए। अब दोबारा से 1 और 3 तो लिखूंगा नहीं, इसलिए यही 1 और 3 क्वालिफाई हो जाएगा इसके लिए। और ये अगर ए बी है ये अगर बी सी है तो ए सी के लिए 1 और 2 होगा, जो कि ऑलरेडी है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार नहीं लिखते हैं। चलिए इसको ए बी इसको बी सी ये सब करके चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ए बी बी सी लेते हैं। कोई हमने बताया था ना प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बी, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आप ए बी कह सकते हो। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर को ए बी कह के आगे नहीं बढ़ जाना है, मुझे प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप इसको ए बी बोलते हैं तो बी सी के लिए कौन ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट होगा, जो 2 से शुरू होगा। तो बी सी के लिए आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका बी सी बन जाएगा। तो ए सी के लिए प्यारे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों क्या चाहिए, 1 3 चाहिए। तो 1 3 भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब जब ये ए बी होगा ये बी सी होगा तो ये ए सी का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये ट्रांजिटिविटी के लिए क्वालिफाई हो रहा है। अगला बढ़ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब आपका ये ए बी होगा ये बी सी हो जाएगा। अगर ये ए बी है तो बी सी कौन होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिविटी के लिए क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि तब वह रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए बी तो है पर बी सी नहीं है तो ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगर इसको ए बी बोल दें तो बी सी कौन होगा, जो 3 से शुरू होगा। तो प्यारे मित्रों प्यारे विद्यार्थियों अब बी सी 3 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बी है। यहाँ पे लिखेंगे हियर फॉर ऑल एलिमेंट्स हैव, फॉर ऑल एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग इन रिलेशन ऑफ रिलेशन हैव ए बी बिलोंग इन रिलेशन एंड बी सी बिलोंग इन रिलेशन and AC is also belong in relation, so this is transitive relation। प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करिए। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के हेल्प से आप अच्छे से ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन आपको समझ में आया होगा।
अब अभी मैं आगे जब और क्लास लूँगा इस चैप्टर पे तो मैं और एग्जांपल्स और क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अगला जो टाइप है रिलेशन का, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है, सॉरी यार, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, सॉरी, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हिंदी में बोलेंगे तुल्यता संबंध। हिंदी में क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। और एक टॉपिक और रह जाएगा जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास की जो हिंदी है डियर स्टूडेंट्स अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है, तो जब आएगा तो मैं खैर बता दूंगा, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा अगर आप लोग पा जाइएगा। अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। शायद इसको इक्विवेलेंस को बोलते हैं तुल्यता वर्गीकरण करके ऐसे कुछ बोला जाता है, ख्याल तो नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं। चलिए पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला जो रिलेशन है जिसका नाम है, शायद ये 7 नंबर का रिलेशन है, या जो भी है नंबरिंग हम भूल गए क्योंकि इसके बाद पहले वाले वीडियो में था, तो जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग जरा चेक कर लेते हैं। वैलेंस रिलेशन सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन हिंदी में बोलेंगे तुल्यता संबंध। क्या होता है ये, तो मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये कुछ और नहीं होता है। एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि वह सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, यानी कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। यही आपको जानना है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ए रिलेशन, यहाँ पे लिख देते हैं, ए रिलेशन इज सेड टू बी, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if a relation is said to be equivalence if this is reflexive, symmetric and transitive, यानी कि एक संबंध, ए रिलेशन आर यहाँ पे लिखना चाहिए था, एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह रिफ्लेक्सिव, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वातुल्य, यदि वह स्वातुल्य संबंध हो, स्वातुल्य संबंध, कामा सममित संबंध, वह संक्रामक संबंध होता है, संबंध होता है। यानी कि कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये है कि जैसे लिखा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स,
यहाँ पे लिख देंगे लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane with relation in given by रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। रिलेशन दिया गया है T1 और T2, जो ऑर्डर्ड पेयर में T1 और T2 आएंगे, यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, यानी कि पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, वो इस प्रकार से रिलेटेड होंगे कि T1 इज कॉन्ग्रेंट to T2 so that it is equivalence relation. तो क्वेश्चन में हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि मतलब लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब यहाँ पे जो टी है वो किसी समतल में त्रिभुजों को दिखाता है। यानी कि एक समतल, मान लीजिए मेरा व्हाइट बोर्ड है, एक समतल है, तो इस व्हाइट बोर्ड पे जितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, जितने टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं, यानी कि जितने ट्रायंगल होते हैं हमने सबको बना डाला यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे, इस प्लेन पे। तो टी उन्हीं सभी ट्रायंगल्स का एक सेट है, एक समुच्चय है। यानी कि देखिए हमने बताया था ना कि रिलेशन होने के लिए एक सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट किसका बना हुआ है? सेट बना हुआ है ट्रायंगल्स के टाइप का। जो जितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, जितने टोटल ट्रायंगल होते हैं, उन सब का एक सेट है, जिसमें आप ले सकते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु विषमबाहु, या न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि जितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सारे ट्रायंगल का एक सेट है टी। ठीक, अब रिलेशन को डिफाइन किया है। रिलेशन में बताया कि T1 T2 यानी कि उस समतल में स्थित पहला वाला जो ट्रायंगल होगा वो दूसरे वाले से रिलेटेड होगा। कब? जब पहला वाला दूसरे वाले के सर्वांशम होगा। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांशम। यानी कि अगर दो त्रिभुज, उस प्लेन में से दो त्रिभुज उठाएं और अगर वो एक दूसरे के सर्वांशम है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले के साथ है। यानी कि वो रिलेशन में तब आएंगे जब वो सर्वांशम होंगे। अगर वो सर्वांशम है तो रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन ऐसे ट्रायंगल को लेके बना देना है। जैसे मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बना दिए। एक ट्रायंगल मान लीजिए ABC है और दूसरा ट्रायंगल है PQR। इस ट्रायंगल का नाम T1 रख दिया और इस ट्रायंगल का नाम T2 रख दिया। अगर यहाँ पे लिखेंगे, यदि, इस क्वेश्चन को अभी समझा रहा हूँ, यदि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल PQR के, तब हम अपने रिलेशन के एलिमेंट में T1, T2 रखेंगे, अदरवाइज T1, T2 नहीं रखेंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ, मतलब ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे मेरे इस रिलेशन के एलिमेंट में, और रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर से बनेगा। तो इस रिलेशन के एलिमेंट में T1 और T2 नहीं आएगा। तब आएगा जब ये दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर तभी लिए जाएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन के एलिमेंट तभी माने जाएंगे जब वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। याद रखे रहना, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, यही ये रिलेशन कह रहा है। बात करते हैं इस पर, तो ध्यान से सुनते जाइए। अब क्या करते हैं भैया, ध्यान से देखिए। अब इसको मुझे दिखाना कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आपने पढ़ा है कि अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। और तो ऊपर मिटा देते हैं,
क्वेश्चन को ऐसे लिखे रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्रायंगल का ये सेट बना हुआ है और दो ट्रायंगल यानी कि T1 और T2 दो ट्रायंगल रिलेशन के अंदर तब आएंगे, ABC PQR तब आएगा जब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी यानी कि स्वातुल्य संबंध को चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल स्वातुल्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, स्वातुल्य की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यानी कि जब उसी एलिमेंट का उस सेट में आए हुए प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, तो वो जो रिलेशन होता था वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़रा मुझे ये बताइए, ये एक ट्रायंगल है जो कि उस सेट में आया हुआ है। उस सेट में क्या हुआ है? अरे भाई सेट बना देते हैं। यहाँ पे सेट T कह रहा है कि T1 है कामा T2 है कामा T3 है कामा T4 है, ऐसा डॉट 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 इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बने हुए हैं छोटे बड़े साइज मिला के। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव तब होगा जब T1 का T1 के साथ ही रिलेशन हो, यानी कि डबलेट्स होने चाहिए, T1 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आने चाहिए। और यहाँ पे रिलेशन को वो डिफाइन करके बताया है, आपको रिलेशन की डेफिनेशन से इस बात को पकड़ना है। अगर ये ध्यान से सुनिए, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर तभी आएगा जब ये वाली डेफिनेशन फुलफिल करेगा कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे, तभी आप रिलेशन जो बनाएंगे उसके अंतर्गत T1 और T1 तभी आएगा जब ये वाली रिलेशन की जो बात है वो उसको फुलफिल करेगा, तभी आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए ज़रा मुझे, ये जो ट्रायंगल ABC बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल है या ये ABC ट्रायंगल क्या खुद के लिए सर्वांगसम नहीं है? तो प्रत्येक ट्रायंगल स्वयं के लिए सर्वांगसम ही है, क्योंकि स्वयं के लिए सर्वांगसम इसलिए है भाई, अपने आप के लिए सर्वांगसम है ना। अपने आप के लिए सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि यही ट्रायंगल है और सेम यही ट्रायंगल फिर है। अपने आप का मतलब क्या हुआ? सेम। तो इसका मतलब AB के बराबर होगा, AC के बराबर होगा, सारे एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब है प्रत्येक ट्रायंगल स्वयं के सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए T1 और T1 इस रिलेशन में आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा। यानी कि अगर चौथे ट्रायंगल की बात करते हैं तो चौथा ट्रायंगल स्वयं के सर्वांगसम जरूर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल T1 कामा T1 बिलोंगिंग इन R एंड T2 बिलोंगिंग इन R। अब ऐसे तो बहुत सारे दिखाने पड़ जाएंगे, तो इन सब को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, बिकॉज each triangle is congruent itself। यानी कि सभी त्रिभुज स्वयं के, यहाँ पे लिखेंगे सभी त्रिभुज स्वयं से सर्वांगसम होते हैं, स्वयं से सर्वांगसम होते हैं। इसलिए ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्या लिख देंगे यहाँ पे? हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव। अतः वह स्वातुल्य है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब दूसरा, फॉर ऑल T बिलोंगिंग इन द रिलेशन सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद जो है दूसरा, यानी कि भाई इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे वाले रिलेशन की, जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर वो भी हो जाएगा उसके बाद एक और चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो दूसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। नहीं यार, बार बार ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। यानी कि सममित संबंध को चेक करेंगे। चेक करते हैं सममित संबंध को। तो दो तमाम सारे ट्रायंगल बने हैं। अब अगर
पहला वाला ट्रायंगल दूसरे के सर्वांगसम हो गया, तो ज़रा मुझे ये बताइए भाई साहब, मान लीजिए इसी से एक ट्रायंगल T1 उठाया और दूसरा ट्रायंगल T2 उठाया, और हमने मान लिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो इसका मतलब है हमने माना कि T1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है T2 के, या प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे माना T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। तो अगर त्रिभुज ये ABC है और ये PQR है, तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर ABC सर्वांगसम है PQR के, तो क्या PQR AB के सर्वांगसम नहीं होगा? भाई अगर ABC सर्वांगसम है PQR के, तो PQR सर्वांगसम होगा ABC के। तो आप चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, और सममित संबंध में यही होता है कि अगर AB है तो BA भी हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस अगर इफ़ T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, देन T2 कॉन्ग्रेंट होगा T1 के आल्सो। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, इसको कोई नहीं काट सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट इज कॉन्ग्रेंस टू ईच अदर। मिटा देते हैं, क्वेश्चन एक बार नोट कर लिए आप लोग, तो इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस फॉर ऑल ट्रायंगल्स are congruent, hence for all two triangles are congruent to each other यानी कि अतः कोई दो ट्रायंगल यदि सर्वांगसम हैं तो एक दूसरे के लिए होंगे। यानी कि यही बात लिख देंगे यहाँ पे यार, सीधा सीधा ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि T1 T2 इस रिलेशन में आएगा, इसका मतलब ये हुआ अगर T1 सर्वांगसम है T2 के, तो T1 T2 इस रिलेशन में आएगा, और T1 T2 आएगा तो T2 T1 भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। हेंस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, अतः यह सममित संबंध है, क्योंकि हमने दिखा दिया, हमने प्रूव कर दिया कि T1 T2 के रिलेशन में है तो T2 T1 के भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो यहाँ पे वो बात लिखा है, अतः कोई दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हैं तो वो एक दूसरे के लिए होंगे। यानी कि ABC PQR के लिए सर्वांगसम है तो PQ ABC के लिए, तो ABC PQR करके एक ऑर्डर पेयर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा, भाई इक्विवेलेंस दिखाने के लिए 3 चाहिए, तो आप ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए तीसरा है, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ट्रांजिटिविटी के लिए भी चेक कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। तीसरा चेक कर ले रहे हैं, फॉर ट्रांजिटिविटी संक्रामकता के लिए या संक्रामक संबंध के लिए। तो मुझे बताइए, 2 त्रिभुज बना दिया, 3 बना देते हैं अब की बार 3। चलिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये है PQR, ये है LMN, इसका नाम है T1, इसका नाम है T2, इसका नाम है T3। अब हम किसी भी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कि माना T1 सर्वांगसम है T2 के। हमने प्रूव किया किसी भी तरीके से कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो इसका मतलब है तो
T1 कामा T2 बिलोंग कर जाएगा इस रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन वही थी कि अगर वो सर्वांगसम है तो रिलेशन में आएंगे, आपने देखा भी। और ये भी माना कि जो T2 है वो सर्वांगसम है किसके, T3 के। तो इसका मतलब है T2 T3 दोनों आपस में रिलेशन में होंगे, यानी कि रिलेशन के एलिमेंट में ऑर्डर पेयर में ये आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है यूक्लिड ने ये बात बताई थी, यूक्लिड ज्योमेट्री में ये बात बताया गया था कि अगर एक ही चीज़ किन्हीं दो के बराबर है, जैसे एक ही चीज़ दो के बराबर है, तो वो वाली चीज़ जिन दोनों के बराबर होगा वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से ये घूम के आ रहा है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर T2 T1 के सर्वांगसम है या T1, अच्छे समझे बात को, ये इसके सर्वांगसम है और ये इसके सर्वांगसम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये बात पक्की है। ये T2 T1 के भी सर्वांगसम था, ये T2 T3 के भी सर्वांगसम था, तो यानी कि T2 वह चीज़ है जो दो अलग अलग चीज़ों के बराबर है, सर्वांगसम है, तो वो जिन दो अलग अलग चीज़ों को वो बराबर या सर्वांगसम है वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो बात को समझिए, ये जो T2 है वो T1 के भी सर्वांगसम है और यही T2 T3 के भी सर्वांगसम है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के अनुसार T1 और T3 भी आपस में सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः T1 सर्वांगसम होगा, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर, यहाँ पे नहीं, ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ कि अतः T1 सर्वांगसम होगा T3 के, और अगर T1 T3 के सर्वांगसम है तो यानी कि तो T1 कामा T3 इस रिलेशन में ज़रूर आएगा, ये ज़रूर आएगा, ज़रूर होगा। और आपने देखा कि T1 इस रिलेशन में आ रहा है, T1 T2 रिलेशन में आ रहे हैं, T2 T3 आ रहे हैं, तो T1 T3 भी आ रहा है, इसीलिए ये जो रिलेशन होगा वह रिलेशन, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध भी होगा। कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध भी ये होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर एक ही ट्रायंगल किन्हीं दो अलग अलग ट्रायंगल के सर्वांगसम है तो वो ट्रायंगल जो दो अलग अलग ट्रायंगल के सर्वांगसम है, वो जो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं वो दोनों भी आपस में सर्वांगसम होंगे, ऐसा यूक्लिड ने बताया था। और अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम में होते हैं तो वो रिलेशन के एलिमेंट के रूप में काम करेंगे, यानी कि रिलेशन जो एक सेट है उसमें वो एलिमेंट जरूर आया होगा, वो ऑर्डर पेयर जरूर आया होगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था, जो ट्रायंगल्स के सेट थे वो उनसे जो रिलेशन बना था वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ, इसलिए वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे इस बात को लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध R स्वातुल्य, दिया गया संबंध R स्वातुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सममिति यानी कि सिमेट्रिक व संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव तीनों है। अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध यानी कि हिंदी में बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास, उसको
जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसी टाइम में बता दूंगा इक्विवेलेंस क्या है। इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं होता है, बस अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास आता है। इक्विवेलेंस क्लास क्या करेगा, उस सेट के कुछ सबसेट बनाएगा, यानी कि उस सेट के ऐसे सबसेट बनाएगा जो रिलेशन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए बनेंगे। उस पर मैं डिस्कस करूँगा जब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लास लूँगा, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 3 लेक्चर में रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप्स को समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपके ये टाइप्स ऑफ रिलेशन विद एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए हुए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर्स में हम कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 5.1 लेके प्रदर्शित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग पढ़ाई को रेगुलर करें, कंटिन्यूअस करें, चाहे 2 घंटे ही पढ़ें पर रोज़ पढ़ें, डिसकंटिन्यूअस मत होने दें, ब्रेक मत होने दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टाटा, बाय।